हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओम्स लॉ के बारे में है ये। हम लोग ये जानते हैं कि एक जो कंडक्टर होता है उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये एक थर्मल एनर्जी इनके पास में होती है, जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। इनका जो मोशन है चार्ज पार्टिकल्स का वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जब हम उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगाती है, और जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जिस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, वहाँ से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मतलब खिसक जाते हैं। और इस तरीके से मूव करते 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 ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये चार्जेस इस तरीके से एक डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन मूव करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वन, हम लोग ये जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही जो कैपेसिटी होगी वो ड्रिफ्टिंग की इंक्रीज हो जाएगी। पीछे हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो मोर द ड्रिफ्टिंग मोर द करंट विल फ्लो इन ए कंडक्टर। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें उस कंडक्टर के दोनों पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की एक लेंथ है L, और इस L नाम की लेंथ के ऊपर मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो मैं इसके दो पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा। हम लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने के लिए वी नीड ए बैटरी, और बैटरी क्या करेगी, उस सर्किट को चार्जेस देंगे, और जब चार्जेस इस पॉइंट पे आकर इस पॉइंट पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम बोलेंगे दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल उसमें डिफरेंस है, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर विल गिव द रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इस सर्किट के अंदर जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बना, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हुए होंगे और वो यहाँ पे आके जमा हो गए होंगे। तो ये चार्जेस जो है इस पाथ को फॉलो करेंगे और यहाँ से होके आएंगे, इधर से कुछ चार्जेस पाथ को फॉलो करेंगे और यहाँ से होके आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो है यहाँ से जा रहे हैं इस पॉइंट तक, उन चार्जेस को मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी है जो कि एमीटर है। और हम लोग ये जानते हैं कि एमीटर जो है करंट मेजरमेंट करती है। हमें याद ये रखना है कि एमीटर जो है उसको हम लोगों को सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करना है। उसी प्रकार से इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ए और बी के जो पैरेलल पॉइंट होंगे, मतलब ए से और बी के पैरेलल, हम लोगों ने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, जो कि ए का और बी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेगा। ये जो हमारे पास में बैटरी है इसके ऊपर मैंने ये एरो का साइन बनाया है। तो ये एरो का साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास में वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी मीन्स जितनी हम लोगों को चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, जितना हम लोगों को चार्ज की वैल्यू बढ़ाना है घटाना है, जितना हम लोगों को यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, वो इस हिसाब से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज ही कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से, इस बैटरी की हेल्प से हम लोगों ने एक टेबल बनाई, और हम लोगों ने जब इस बैटरी की वैल्यू चेंज की, मतलब कभी हम लोगों ने 2 वोल्ट किया, कभी 4 वोल्ट किया, कभी 6 वोल्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक वोल्ट की कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना,
या फिर एमीटर ने कितनी रीडिंग दिखाई, उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लोगों ने एक ए के लिए और वी के लिए, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और करंट के लिए एक टेबल बनाई है। वो टेबल हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास में वो टेबल है जिसमें ये सीरियल नंबर बना हुआ है 1 2 3 4 5। जब हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था तो हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट है वो भी ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पे सर्किट जो है वो ओपन है, किसी भी प्रकार का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो रहे हैं। अगली बार में हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं और उसका जो पोटेंशियल है वो हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं 2 वोल्ट का। तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो होते हैं, तो एमीटर इंडिकेट करता है 1 एम्पियर का करंट। ओके। सेकेंडली, जब हम लोगों ने वोल्टमीटर ये कहें कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इंक्रीज़ किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 2। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 6 करते हैं करंट की वैल्यू 3, 8 करते हैं करंट की वैल्यू 4। तो हम लोग ये देखते हैं कि जितना रेशियो जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है उसी रेशियो में करंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये 2 से 4 हुआ, ये 1 से 2 हो गए, ये 4 से 6 हुआ, ये 2 से 3 हो गए, 6 से 8 हुआ, 3 से 4 हो गए। तो यहाँ पे जो रेशियो है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे हमारे पास में उसी रेशियो में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी ओम्स लॉ की है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एक्रॉस ए कंडक्टर, इस पॉइंट पे जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन इट। मतलब जितना ज़्यादा आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उतना ही उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। वी एज्यूमिंग, हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू किया और एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोगों को मान लीजिए सुबह 8 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू किया और एक्सपेरिमेंट करते करते दिन के 12 बज गए। तो हम लोग ये जानते हैं कि इन 4 घंटे के दौरान 8 से 12 बजे तक जो टेम्परेचर है वो चेंज हो चुका होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा रिजल्ट जो है वेरी हो सकता है। तो वी आर एज्यूमिंग कि जो फिजिकल कंडीशन चेंज होती है वो हमारे पास में सेम है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट देयर इज़ नो चेंज ऑफ द फिजिकल कंडीशंस। ओके। हम लोगों ने ये माना कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना अप्लाई करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर, प्रेशर, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे पास में फिजिकल कंडीशन उनको हम लोग कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, या ये कहूँ कि V इज इक्वल टू RI। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है R, ये जो R है ये कहलाएगा हमारे पास में रेजिस्टेंस। आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उस मटेरियल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेशियो आ जाएगा हमारे पास में वोल्टेज टू द करंट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हमारे पास में एक मैंने ग्राफ बनाया जिसके एक एक्सिस पे मैंने V रखा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और एक एक्सिस पे मैंने I रखा। जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तो I भी 0 था। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया I की वैल्यू भी बढ़ती गई। इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी पॉइंट आए, जैसे यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया। तो इस ग्राफ की जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो हम लोग ये देखते हैं कि जब V के और I के दोनों के कॉमन पॉइंट मिलाए
और कॉमन पॉइंट मिला के हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये जो ग्राफ हमारे पास में बनता है, ये बनता है हमारे पास में लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ। लीनियर रिलेशनशिप ग्राफ का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास में लीनियर है। मतलब कि जितना हमारे पास में V बढ़ेगा उतना ही हमारे पास में I बढ़ेगा। यदि हमारे पास में I घटेगा तो V भी जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ओके, तो मान लीजिए एक स्मॉल टाइम इंटरवल के दौरान हम लोग बात करते हैं कि करंट इंक्रीज हुआ DI, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा DV। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है, स्मॉल चेंज जिसको मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो चेंज है ये हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ये जो चेंज है हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, फिर से द रेशियो ऑफ द चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट gives the value of resistance. So the ratio of the electric potential, the ratio of the potential difference to the electric current gives the result of the resistance. तो ये जो मेरे पास में स्लोप बनता है, ये स्लोप जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो यदि ये मेरे पास में स्लोप ज़्यादा खड़ा होगा, मतलब ज़्यादा वर्टिकली स्लोप बनेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। यदि ये स्लोप हमारे पास में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन बनेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा लंबा करके बनेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू उस अरेंजमेंट में कम होगी। अगली चीज़, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस टू द चेंज इन करंट, दैट मीन्स डेल V अपॉन डेल I। अगली चीज़ देखिए, हमारे पास में यहाँ पे दो ग्राफ जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए हैं, एक ग्राफ मैंने R1 लिया और एक ग्राफ मैंने R2 लिया। तो पहले हम लोग इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो I ये है और हमारे पास में V ये है, तो ये आ गया हमारे पास में डेल I, मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन जो है ये इंडिकेट करती है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद डिवाइडेड बाय चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट निकाला, डेल V अपॉन डेल I, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ हमारे पास में ये वाला बना है, ये ऐसा ग्राफ बना है। हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर हम लोगों ने इस ग्राफ के लिए देखा कि इस ग्राफ में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मतलब R2 ग्राफ के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये रहा हमारे पास में डेल I और ये रहा हमारे पास में डेल V। तो डेल V अपॉन डेल I हम लोगों ने निकाला, तो ये देखिए ये ग्राफ हमारे पास में मोर इंक्लाइंड है कंपेरिजन टू किसके, इस ग्राफ की। तो ये वाला जो हमारे पास में स्लोप है जो मोर इंक्लाइंड है इस स्लोप के कंपैरिजन में, तो हमने बोला कि R2 का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, R1 के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जिसका ग्राफ जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपको जो रेशियो निकालना है स्लोप के लिए, ये रेशियो हमेशा आपका डेल V अपॉन डेल I ही होना चाहिए। रेशियो हमेशा आपका डेल V अपॉन डेल I ही होना चाहिए, डेल I अपॉन डेल V नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है। अब जो है ओम्स लॉ का जो प्रूफ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि भाई जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक करंट जो हो उतना ही ज़्यादा फ्लो होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, I इज इक्वल टू NEAVD। ये हम लोगों ने पीछे निकाला इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशनशिप से। VD जो हम लोगों ने पहले सोल्व किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट में, E अपॉन टाउ अपॉन M। यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉन्स है, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, और M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से हम लोग VD की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो E का मल्टीप्लाई हो जाएगा N² AE टाउ अपॉन M आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके अंदर फ्लो हो रहा है। हम लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं, फर्स्ट इंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उस रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास में, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया कि एक हमारे पास में कंडक्टर है ये वाला, इस कंडक्टर की ये जो है हमारे पास में लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस लेंथ के दौरान जो है हमारे पास में V नाम का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगेगी। वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ। तो ये जो E है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास में I जो है हमारे पास में I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि E की वैल्यू हम लोग V अपॉन एल पुट करेंगे। तो I की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी एन स्क्वायर ए टाउ अपॉन वी इंटू में एम इंटू में एल। यहाँ पे ये देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास में कांस्टेंट और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास में वेरिएबल है। तो यदि मैं कहूँ कि एन जो है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई जो हमारे पास में है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ए जो है वो एरिया है, टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एल जो है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर है। तो यहाँ से ई और एम जो है, ई और एम ये हमारे पास में चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। एन जो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितना लंबा हम लोगों को एक कंडक्टर लेना है, जितना लंबा कंडक्टर हम लोगों को लेना है, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान तक उस कंडक्टर की लंबाई ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उस कंडक्टर की लंबाई फिक्स है, इसलिए उसकी लेंथ भी क्या हो गई, उसकी लेंथ फिक्स है, तो उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो भी कांस्टेंट होगी। जैसे भाई एक बाल्टी है, उस बाल्टी में जितना पानी भरेंगे, मान लीजिए एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, तो अब उसी बाल्टी को हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान रखेंगे, तो उस बाल्टी की जो पानी भरने की कैपेसिटी वो तो 10 लीटर ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी ना होगी। लेकिन हो सकता है जब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करें तो 15 लीटर वाली बाल्टी ले लें, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान 10 लीटर वाली बाल्टी है वो 10 लीटर वाली बाल्टी ही रहेगी। उसी प्रकार से जितनी लेंथ हम लोगों ने कंडक्टर की ली है, तो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जब कंडक्टर की लेंथ ना चेंज होगी, ना इंक्रीज होगी, ना डिक्रीज होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। और कंडक्टर के अंदर जो है वो डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। टाउ जो है हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन्स का। रिलैक्सेशन टाइम वो होता है जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, एक इलेक्ट्रॉन टकराया और फिर वो दूसरे से टकराएगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है हमारे पास में टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से थर्मल एनर्जी जो वो इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे उनका जो ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी फास्ट जो है कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारे पास फिजिकल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मैंने बताया था 8 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 12 बजे तक चला, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फिजिकल कंडीशंस हो हमारे पास में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ए जो हमारे पास में यहाँ पे एरिया है जो कि कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर ना तो चेंज हो रहा है, ना ही उस कंडक्टर में कुछ ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एरिया ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है हमारे पास में वी, पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, हम लोगों ने टेबल में देखा, और उसके रेस्पेक्ट में आई की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वी के, और बाकी सब क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, किसी भी मटेरियल के ऊपर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी की, या वी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आई की। तो वी अपॉन आई जो है वो कहलाएगा हमारे पास में रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गई कि रेजिस्टेंस जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट करता है,
कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर का एरिया कितना है, चार्ज ऑफ डेंसिटी, चार्ज पार्टिकल्स कितनी है, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, ये सब वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस को बनाती है। जैसे यदि किसी कंडक्टर का एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो एरिया बढ़ा देने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यदि किसी भी कंडक्टर की लेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, और ज़्यादा फास्ट होगा कोलिजन तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे फैक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेजिस्टेंस के लिए, या ये कहें कि ये सारे फैक्टर जो है मिलके किसको बनाते हैं, रेजिस्टेंस को बनाते हैं। अब जो ओम्स लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो लिमिटेशंस ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जाएगा। लेकिन यदि हम लोग डायोड के केस में देखें तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, करंट बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, करंट बढ़ा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा और करंट क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया। मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देने से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि लीनियर रिलेशनशिप को नहीं दिखाता है। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, या वो ऑब्जेक्ट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनका बिहेवियर जो है कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास में उसकी वैल्यू होती है ml इंटू मैन स्क्वायर अपॉन टाउ इंटू में ए। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। तो इट इज़ द अपोजिशन फेस्ड बाय द चार्जेस व्हाइल मूविंग इन ए कंडक्टर नोन एज द रेजिस्टेंस। इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि बहुत सारी डेंसिटी होगी तो उनमें कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे एक जो आपका कंडक्टर है, वायर है, उसको आप एक गली मान लीजिए, और उस गली में यदि बहुत सारे लोग एक साथ चलेंगे तो उनके टकराने के चांसेस घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, तो आंसर उनके टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टकराना मतलब कोलिजन होना। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर उसमें कोलिजन होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। अब उसी गली को आप लोग चौड़ा कर दीजिए तो हम लोग ये देखते हैं कि लोग खुले हो जाएंगे, उन दो लोगों के बीच में स्पेस आ जाएगा, तभी टकराने के चांसेस क्या हो जाएंगे, आंसर डिक्रीज हो जाएंगे। तो एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। तीसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग ये जानते हैं कि वी डी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा और वी डी घटेगा तो आई भी घटेगा, ठीक है। तो जो मटेरियल्स जिनका वी डी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होता है। और वो मटेरियल्स जिनके अंदर रेजिस्टेंस या जिनके अंदर वी डी बहुत ही कम होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो मटेरियल्स कहलाते हैं हमारे पास में इंसुलेटर। दूसरे वर्ड्स में जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जो इजीली रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर अच्छे होते हैं, जिनके अंदर कंडक्टिविटी अच्छी होती है, वो कहलाते हैं हमारे पास में कंडक्टर। इसी में एक जुड़ता हुआ हमारे पास में और नाम आता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो बेसिकली अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो कहलाता है, इसकी यूनिट है हमारे पास में साइमन्स या मो, इसको हम लोग बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी को लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, और ये होता है 1 अपॉन अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम लोग जानते हो क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगला जो हमारा टॉपिक है मोबिलिटी, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप लोग जानते हो कि कमेंट्स कैसे किया जाता है,
जब वीडियो चल रहा होता है तो उसके नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आता है, उसमें आप लिख सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।